नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कल आपने देखा था कि हमने खबर की थी कि सुप्रीम कोर्ट ने अब किसी भी तरीके की सर्वे पर रोक लगा दी है, तब जब तक कि जो संभल वाला मामला है, वो जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं, वो हाई कोर्ट में उसको सूचीबद्ध नहीं कर देते। उसके बाद खबर ये आ रही थी कि समाजवादी पार्टी के लोग संभल जाना चाह रहे थे और ज़ाहिर-सी बात है कि विपक्ष जब इस तरीके की घटना हुई जहां पर 4 लोगों की मौत हो गई, जबरन वहां पर उस पूरे माहौल को कम्युनलाइज कराया गया, तो अब विपक्ष वहां जाना चाह रहा है। लेकिन विपक्ष को वहां जाने की रोक लग गई है और ये खबर ये है कि अब वहां पर 10 दिसंबर तक संभल में कोई भी बाहर का व्यक्ति नहीं जा सकता। अब समाजवादी पार्टी के लोगों का कहना है कि भाई अगर हमें नहीं जाने देंगे तो फिर हम रात के अंधेरे में भी जाएंगे, लेकिन हम पता लगा के रहेंगे कि संभल के पीछे जो हिंसा हुई थी उसके पीछे क्या कारण है। आज इस समय हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ऑन जनगण मन। और अब क्या लग रहा है आपको, आप लोग क्या अभी भी जाने की सोच रहे हैं? 10 दिसंबर तक रोक लग गई है कि वहां पर विपक्ष जा ही नहीं सकता है, तो क्या कहेंगे इस पर? जी। देखिए नीलू जी, जिस तरीके से मौजूदा सरकार ने संभल में हुए इन पुलिस के द्वारा आम जनमानस की हत्या, वहां बवाल कराने और बिना किसी वजह के दंगा जैसी स्थिति को उत्पन्न करने, इन सब कारणों को किस तरीके से वहां विपक्ष के लोग जब जाएंगे तो जनता खुल के अपनी बात रखेगी, उन सब बातों को कैसे घुमा दिया जाए, कैसे बहला दिया जाए, कैसे लोगों को दिमाग से ये मुद्दा भटका के कोई नया दूसरा मुद्दा दे दिया जाए विपक्ष को, इस प्रयास में मौजूदा उत्तर प्रदेश की सत्ता इस वक्त काम कर रही है। अगर उत्तर प्रदेश के डीजीपी या प्रमुख सचिव गृह ने ये बात हमारे नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी से कही कि आप 3 दिन रुक जाइए, 3 दिन के बाद हम ऐसी परिस्थितियां वहां व्यवस्था कर दे रहे हैं, इसके बाद आप चलिए। 3 दिन हुआ, फिर 2 दिन हुआ, इसके बाद हमें आज जाने की डेट मिली कि आज आप जा सकते हैं, और फिर उसको रोक दिया गया। यानी कि जो खबरें आ रही हैं, जो वहां की जनता की आवाज न्यूज चैनल के माध्यम से अब बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं, उससे ये स्पष्ट हो गया है कि जो बताने का प्रयास किया गया है कि वहां की जनता ने पुलिस पे पथराव किया है, अनावश्यक रूप से झगड़ा हुआ है, वहां पे दंगे जैसी स्थिति हुई है, ये सब सिर्फ और सिर्फ झूठ की तरह लगभग स्पष्ट हो गया। तो अब सरकार नहीं चाहती कि वहां विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष हों, हमारे चाहे विधानसभा के विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव जी, चाहे तमाम सारे सांसद हों, हमारी पार्टी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी श्यामलाल पाल जी हों, सब गणमान्य लोग वहां पे जाके जनता की बीच में बैठ के जानने का प्रयास करते कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों इस तरह की चीजें हुई हैं, उन सारी चीजों को धता बताते हुए सरकार ने रोक दिया कि नहीं, आप नहीं जा सकते। अब 10 तारीख तक का मतलब तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया। लेकिन शायद मेरे ख्याल से ये सरकार नीलू जी चाहती नहीं है कि विपक्ष संवैधानिक तरीके से, जिम्मेदाराना तरीके से कोई काम करे। अब अगर जाना पड़ेगा तो रात को चले जाएंगे, रात को जाना पड़ेगा तो भेष बदल के चले जाएंगे, नहीं फिर हम टेम्पो से चले जाएंगे, पैदल चले जाएंगे, खेत खेत चले जाएंगे, कहाँ तक रोकेंगे? ये बात बीजेपी के लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। हम लोग ये चाहते हैं कि जो एक प्रोसीजर होता है, जो पावर होता है, विपक्ष का कुछ भी कुछ पावर है, सत्ता का अगर अपने आप को सत्ता को लगता है कि नहीं सारा सत्ता का जो शक्ति उसी में निहित है, तो ये मेरे ख्याल से उनकी नादानी है। और अगर समाजवादी पार्टी ने ठान लिया तो दिन के उजाले और रात के अंधेरे दोनों में जब चाहेंगे तब चले भी जाएंगे। लेकिन वो स्थिति नहीं पैदा करना चाहते, क्योंकि वो स्थितियां जो होती है कि कानून की अवमानना कर रहे हैं, परिस्थितियां दूसरी हैं, और ये सरकार भी इस तरह की है जो कुछ भी करा सकती है। हम तो ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को किस बात का होड़, क्या कारण है, किस बात का आपको डर है, जो आप उत्तर प्रदेश में अभी तक क्या कस्में खाई गई पिछले 8 सालों में? आप बताइए नीलू जी, बहराइच दंगे से पहले थोड़ा सा राम मंदिर के टाइम में ऐसा कुछ हुआ कि जगह जगह झंडे लगाए गए तो कुछ छुटपुट घटनाएं हुई, लेकिन उससे पहले ये कहा गया इस सरकार के द्वारा कि उत्तर प्रदेश में अब दंगे नहीं होते हैं। तो अब भाई क्या कारण हो गया जो दंगे होने लगे? क्या परिवर्तन आ गया पूरे देश में? सरकार, लॉ एंड ऑर्डर किसी सांसद के पास तो होता नहीं है,
कि सांसद के अंडर किसी जिले का लॉ एंड ऑर्डर होता है कि साहब सांसद चाहेगा तो दंगा करवा देगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। सिर्फ इतना ही परिवर्तन हुआ है कि कुछ सदस्य समाजवादी पार्टी के भी जीत गए, लेकिन डबल इंजन की सरकार तो आप ही की है। सेंट्रल में भी आपके प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश में भी आपके मुख्यमंत्री, फिर दंगा कैसे होने लगा? तब सारे निष्कर्षों पे एक ही बात समझ में आती है नीलू जी, कि योगी आदित्यनाथ को डर लग रहा है, और एक पैटर्न ऑफ पॉलिटिक्स जो है बीजेपी का बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आपको बेहतर राजनेता बीजेपी में बन, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री की दौड़ की तरफ जाना है, तो आपके ऊपर एक बेहतरीन ठप्पा दंगा कराने वाले का होना चाहिए। ये बात योगी आदित्यनाथ को किसी उनके सलाहकार ने शायद मेरे ख्याल से बता दी, इसलिए अब योगी आदित्यनाथ जी पैटर्न पॉलिटिक्स को बदल कर अब दंगे वाली पॉलिटिक्स में जा रहे हैं। वैसे वो दंगा के आरोपी पहले के भी हैं, वो नफरत की भाषा बोलना, दंगा के लिए भड़काना, दंगे जैसी स्थिति बनाना, ये योगी आदित्यनाथ जी हमेशा से करते हैं। नहीं, लेकिन अब लेकिन जो जो आप कह रहे थे कि भाई उनको डर लगता है, आज मैं अगर आपसे पूछूं कि योगी आदित्यनाथ को क्या डर लग रहा है, अगर विपक्ष संभल जाएगा, लोगों से मिलेगा, तो उनको डर किस बात का है आपके हिसाब से? देखिए, समाजवादी पार्टी ताकत देती है लोगों को, सच बोलने की, हकीकत को सामने रखने की, और फिर जब इतने सांसद, हमारे नेता प्रतिपक्ष सभी लोग सामने होंगे, तो वहां की जनता खुल के अपनी बात रखेगी। पुलिस का डर है, मैंने एक वीडियो देखा है, न्यूज लॉन्ड्री का वीडियो, कि पुलिस में जो जिनको गोलियां लगी हैं उनका इलाज चल रहा है अस्पताल में, तो पुलिस वहां गेट पे खड़ी है, मीडिया वाला उनसे बाइक ले रहा है, तो वो पुलिस की तरफ देख के डर रहा है, कुछ कहने से पहले 10 बार सिरह जा रहा है, रोने लग रहा है, वो अपनी बात पूरी कह नहीं पा रहे। तो एक डर वहां की जनता है। जब नेता प्रतिपक्ष और समाजवादी पार्टी के तमाम जिम्मेदार नेता, सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जी सब लोग जाएंगे, तो निश्चित ही वहां की जनता हकीकत को बताएगी। अगर बीजेपी को ये लगता है कि वहां उनकी पोल खुल जाएगी, तो निश्चित तौर पे ये सारी चीजें डर की वजह का कारण बन सकती हैं, हो सकती। लेकिन आप एक बात बताइए, सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार के किसी मंत्री ने कोई अब तक वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, वहां के जिम्मेदार लोगों ने नहीं की है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं कहा, डीजीपी ने कुछ नहीं कहा, मुख्य सचिव ने कुछ नहीं कहा। वहां एक योगी आदित्यनाथ का डमरू बजा के इशारों पे नाचने वाला आईएएस अधिकारी अंजनी कुमार सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर हैं, वो लगातार पीसी कर रहे हैं और लगातार सारे सवालों का जवाब मीडिया को दे रहे हैं, विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहे हैं। कि उन्होंने कहा कि कब पत्थर चला, कैसे पत्थर, तो करें कि अगर वो पत्थर बरसा रहे थे तो हम क्यों पत्थर ना बरसाएं, क्या हम बदले में फूल बरसाएंगे? ये एक कमिश्नर की लैंग्वेज है। इन अल्फाजों को आप जोड़िए, एक अधिकारी, एक आईएएस, एक ब्यूरोक्रेट, एक आईपीएस इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता है। अमूमन वो कह सकता है कि वहां कुछ अराजक तत्व, कुछ बच्चे, कुछ इस तरह के शरारती लोग जो उधर से पत्थरबाजी कर रहे थे, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने, उत्तर प्रदेश के तमाम सारे प्रशासनिक अमले ने उनको रोकने का प्रयास किया, टीयर गैस के गोलों को दगाया, रबड़ की गोलियां चलाई, इस तरह का प्रयास, मतलब इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन वो कह रहे हैं कि वो फूल बरसा रहे हैं, तो क्या हम फूल बरसाएं उनके पर, अगर वो पत्थर बरसा रहे हैं? यानी कि ही एक्सेप्टेड, कमिश्नर मुरादाबाद अंजनी कुमार सिंह ने एक्सेप्ट किया कि उन्होंने पत्थर के बदले गोली चलाई है, और उस गोली का परिणाम ये निकला नीलू जी, कि 5 लोगों की जान चली गई और दर्जनों लोगों को गोलियों का शिकार बनना पड़ा, जो उत्तर प्रदेश की पुलिस स्वीकार नहीं कर रही। ये सबसे महत्वपूर्ण है। और ये कहा जा रहा है कि अमुक दूसरे पक्ष की तरफ से गोलियां चली, और कुछ लोगों का तो ये कहना है कि जो लोग पत्थर चला रहे थे वो गोली भी चला रहे थे, और उनकी गोली से लोगों को गोली लग गई। सीने पे गोली जब लगती है तो कोई पीछे से तो लगती नहीं है, और अगर कोई एक व्यक्ति को गोली उसी के गिरोह का या उसी के शरारती तत्वों का व्यक्ति मारेगा, तो ऐसा तो है नहीं कि वहां की जो पब्लिक होगी या उसके लोग होंगे वो लोग शांत हो जाएंगे। नहीं, ये बिल्कुल। बात भी तो सबसे महत्वपूर्ण। अब कल कोर्ट ने जैसे कहा कि भई हर चीज़ पर रोक लग जाएगी जब तक ये मामला पूरा हाई कोर्ट में सूचीबद्ध नहीं किया जाता।
लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट चाहता तो ऐसे कितने जगह पे इस तरीके के मामले आ रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट कह देता कि नहीं भाई आप इस चीज़ को मत करो, ये गलत है। लेकिन अब क्या डर है आपको जो जिस तरीके के का एक पैटर्न शुरू हुआ है कि हर जगह पर मंदिर खोजे, पहले शिवलिंग खोजा जा रहा था, अब एक नई खोज शुरू हो गई है कि हर मस्जिद के नीचे या हर मज़ार के नीचे आपको मंदिर नज़र आ रहा है। तो पहले शिवलिंग था, अब मंदिर नज़र आ रहा है, ये आखिर ये किधर लेके जाएँगे? योगी आदित्यनाथ अगर इस तरीके के पैटर्न को उभारने की कोशिश कर रहे हैं, अब मुझे नहीं पता कि अजमेर में दरगाह शरीफ में के पीछे या जो जो लोग ये कह रहे थे कि इसके नीचे भी मंदिर खोजेंगे, उसके पीछे कौन-सी शरारती ताकतें हैं जो ये सब तरीके की बातें कर रही हैं, लेकिन ये खोद-खोद कर ये जाएँगे कहाँ? दरअसल में इस देश को बुद्ध का देश कहा जाता है। बहुत स्पष्ट रूप से मैं कह रहा हूँ, व्यक्तिगत रूप से मैंने इस पे बड़ा गहन अध्ययन किया है। वो चाहे फायान जैसा चीनी यात्री आया हो, उसने अपनी किताब में लिखा। अब फायान को समाजवादी पार्टी से कोई लेना-देना तो था नहीं, ना कांग्रेस से लेना-देना था। वो तो 7वीं सदी में आया था और लगभग 3500 या 4000 किलोमीटर की यात्रा करके आया था वो। और उसने अपनी किताब इंडिका में लिखा है कि साहब ऐसा है, भारत में तमाम जगहों पे इस तरह के मंदिर पाए गए। तो मैं किसी जगह का विवरण नहीं करना चाहूँगा, लेकिन भारत के बड़े-बड़े मठ, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बड़े-बड़े इतिहासकारों ने लिखा है, जो बहुत बाउंड इतिहासकार हैं, उन्होंने भी लिखा। और ये बात मैं कहते हुए मुझे कोई संकोच नहीं है कि इस देश के जो 4 धाम बने हैं, उन धामों के नीचे बौद्ध मठ हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे शब्द नहीं है। इस देश के तमाम इतिहासकारों के ये शब्द। यानी कि अगर जब यहाँ के मंदिरों को खोदा जाएगा, तो उसके नीचे बौद्ध मठ मिलेंगे। तो क्या माननीय उच्च न्यायालय, माननीय हाई कोर्ट किसी याचिका के माध्यम से उन मंदिरों को खोदने का सर्वे कराएंगे क्या? या अगर वहां बौद्ध मठ मिल जाता है, तो क्या वहां पे मठों को स्थापित किया जाएगा क्या? ये बात माननीय न्यायालय को, देश को बतानी पड़ेगी। लड़ाई हिंदू मुसलमान की नहीं है। लड़ाई इस बात की है कि कैसे सरकार के नाकामियों को छुपाया जाए। ये कोई हमेशा नहीं चलेगा। 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने चलेगा, इसके बाद चीज़ों को डिप्लोमेट करके दूसरी तरीके से इधर-उधर गाय-बगाए वाली बात कह के किनारे कर दिया। लेकिन आप ये बताइए, क्या हर जगह खुदाई करके देश में क्या करना चाहिए? जो चंचूड़ जी ने ज्ञानवापी के मामले में जिस तरीके का शिथिल होके फैसला दिया, जो एक कठोर कानून था कि 1991 का जो वर्शिप वाला जो एक्ट बना कि अब अयोध्या के अलावा किसी और जगह पे इस तरह की चीजें नहीं होंगी और जो एज इट इज है उसी के माध्यम से ये देश चलेगा, धार्मिक भावनाओं की जिसकी भी जो कुछ है। लेकिन ये मैं कहता हूँ, शब्द तो गलत नहीं कहता हूँ, मैं बार बार इस बात को आप लोगों से कहता हूँ कि स्लीपर सेल है, आरएसएस के स्लीपर सेल हैं, जो बिना किसी बात के बिना मुद्दों पे आ जा हाँ, बीच में आपकी आवाज़ चली कोई गई थी, बीच सरोकार। में आपकी आवाज़ चली गई थी। थोड़ा-सा रिपीट कर देंगे बीच का पोर्शन? आपकी जी। आवाज़ बीच में चली गई थी। जी। उन सब मुद्दों का कोई सरोकार नहीं, लेकिन आरएसएस बीजेपी के स्लीपर सेल हर संस्था में बैठकर ये सारी चीजें करते हुए नजर आ रहे, पाए जा रहे। तो समाजवादी पार्टी को अगर वोकल करने की कोशिश की जाएगी, इस तरह की चीजें की जाएंगी, तो समाजवादी पार्टी दूसरा नैरेटिव भी खड़ा करने में देर नहीं लगाए। लेकिन हमारी सोच ये है, समाजवादी पार्टी ये मान के चलती है कि हमें संवैधानिक दायरे में रह के कोई काम करना चाहिए। इस तरह के दंगा वाले विचार, लोगों को भड़काने वाले विचार समाजवादी पार्टी की विचारधारा में नहीं है। लेकिन हाँ, अब इतने बड़े भी साधु संत हम लोग नहीं है कि कोई हमारे गाल पे एक झापड़ मार देगा तो हम शांत रहेंगे। हम वो लोग भी नहीं। गांधीवादी हैं, लेकिन इतने बड़े भी गांधीवादी नहीं। तो अगर ये सरकार ये चाहती है कि अब लड़ाई सड़क पे हो, लड़ाई इस तरह हो, तानाशाही वाली हो, तो जवाब देने में समाजवादी पार्टी के सारे नेता, कार्यकर्ता, सपोर्टर, वोटर सब सक्षम है। जिस दिन चाहे उस दिन मौजूदा सत्ता हमसे भिड़ के देख सकती है, और अगर गैर कानूनी काम करेगी तो इस सरकार को मुंह की खानी पड़ेगी। और एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि इस दंगे में, उन 5 हत्याओं में जो लोग दोषी हैं, वो सब जेल जाए।
वो चाहे पुलिस वाले हो, एसपी हो, डीएसपी हो, या कमिश्नर हो, डीएम हो, या कोई एडीजे लॉ एंड ऑर्डर हो, या डीजीपी हो, या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। अगर इसमें षड्यंत्र की पता चल जाएगा, ऐसा नहीं आज नहीं पता चलेगा, कल सत्ता बदलेगी तब पता चल जाएगा, बताएंगे यही अधिकारी बताएंगे किसके आदेश से क्या किया था, तो सबको जेल जाना पड़ेगा। ये बात तय मान के चले, क्योंकि उत्तर प्रदेश में किसी निर्दोष व्यक्ति की जान अगर कोई लेगा तो उसको जवाब देना पड़ेगा, कानूनी दायरे से गुजरना पड़ेगा। नीलू जी, लेकिन अब मैं वापस उस सवाल पर आती हूँ कि संभल कैसे जाएगा विपक्ष? सुनने में आ रहा था कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी वहां पे जाना चाह रहे हैं। अब क्योंकि वहां पर रोक लग ही गई है 10 तारीख तक, तो क्या होगा? आप लोग वेट करेंगे, 10 के बाद जाएंगे, या किसी भी सूरत में आप जाएंगे और एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि ठीक है भाई, आप हमको रोक रहे हो लेकिन हमारे पास और जरिया भी है जाने का? जैसा आपने कहा कि आप वेशभूषा बदल कर जाएंगे या रात के अंधेरे में जाएंगे। जी। नहीं बिल्कुल नीलू जी, देखिए अब जब जाने वाला अगर जाने का मन बना लेगा तो फिर कोई रोक नहीं पाएगा, कोई पुलिस नहीं रोक पाएगी। लेकिन ये सरकार अपना तानाशाही रवैया बंद कर दे, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। आखिर डेलीगेशन, आप अगर आपको लगता है कि वहां कुछ हो सकता है तो आप पुलिस प्रशासन को साथ भेजिए, आप वहां पे ज्यादा से ज्यादा फोर्स रखिए। आपको ये क्यों लगना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर नहीं में, जितना पुलिस यहाँ रोकने में लगा दिया, इतनी ही पुलिस साथ भेज दो ना। कौन मना कर रहा है भाई? पुलिस क्या, हम कोई वहां पे कोई दंगा करवाने तो जा नहीं रहे, आप पुलिस भेज तो साथ हमारी सुरक्षा में। वैसे हर सांसद के पास 2 सिपाही रहते हैं, तो आप हमारे आधा दर्जन से ज्यादा सांसद जा रहे हैं तो आपकी पुलिस तो खुद जा रही है साथ में। वो कोई पुलिस उनके घर की थोड़ी ना, उनके ना ताऊ के लड़के हैं, ना उनके ना फूफा के लड़के हैं, वो तो आप ही के नौजवान है, उत्तर प्रदेश पुलिस के नौजवान है। और जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो माफ करिएगा पदाधिकारी है पार्टी के, या जो संवैधानिक पदों पे जो लोग बैठे हैं, विधायक, सांसद, नेता प्रतिपक्ष, नेता विधान परिषद प्रतिपक्ष, जितने भी लोग, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे, सब लोग सब जिम्मेदार लोग हैं। आप क्यों रोक रहे हैं? हम जाके उनके परिवार से मिलना चाहते हैं। 5-5 लाख रुपए की मदद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने ये बात तय की है कि वो पीड़ित परिवार के परिवारजनों को 5-5 लाख रुपए, अब हम पैसा भी उनको देना चाह रहे हैं। अब पैसा भी आप नहीं देने दोगे, आप वहां जितने भी नहीं दोगे, तो ये अब हम कोई मुख्यमंत्री थोड़ी नहीं कि उनके परिवार को हम यहाँ बुलवा ले। भाई हमारे पास इतना इतना न प्रशासन है, ना इतनी व्यवस्थाएं कि हम उनको यहाँ बुलवाएं। हम जब जानते ही नहीं कि कौन लोग पीड़ित हैं, उनका घर कहाँ है, कैसे है, पुलिस बल वहां पे लगा हुआ है, लोगों से मिलने तक नहीं दिया जा रहा, तो हमारे लोकल बॉडीज के जो लोग हैं, उन लोगों की मदद से हम उनके परिवार से मिलके उनके कम से कम दुख के आंसुओं को पोंछ सके, अस्पताल में जो लोग भर्ती हैं, उनसे मिल सके, उनकी मदद की जा सके। ये बात क्या सरकार ने, आपकी जानकारी के हिसाब से, क्या सरकार ने इन पीड़ितों की कोई मदद की है क्या अब तक? जो लोग मर गए, जो लोग जिनको इलाज चल रहा है, जिनके जांग पे गोली लगी, किसी के हाथ पे गोली लगी, क्या सरकार ने इनकी कोई मदद करी है? बताए सरकार। योगी आदित्यनाथ क्या कंजूस हैं क्या? भिखारी हैं क्या? पैसे नहीं है उनके खजाने में क्या, जो आम जनमानस की नहीं करेंगे? और पैसे दे देंगे तो क्या अपने घर के पैसे दे देंगे क्या? ये तो आम जनता का पैसा है, और आम जनता का पैसा उसी धर्म के लोग भी टैक्स जमा करते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारा टैक्स देते हैं। अब उनको उनकी मदद तो करो कम से कम। लेकिन अगर आप लोग जबरन जाने की कोशिश करते हैं, आपने जैसे कहा कि हम रात के अंधेरे में या वेशभूषा बदल के जाएंगे, लेकिन तो भी अगर सरकार पकड़ती है या डिटेन करती है आप लोगों को, तो क्या उस सूरत के लिए आप लोग तैयार हैं फिर? देखिए एक बात बताएं, हमने ये बात बार बार कही है नीलू जी, कि अगर समाजवादी पार्टी जाने पे ठान लेगी तो रोक कोई नहीं पाएगा। ये बहुत अभी बचकानी हरकतें कर रही है मौजूदा सत्ता। अभी ये आदरणीय नेताजी की बनाई हुई पार्टी है, अल्लाह बोल वाली पार्टी है, जेल भरो आंदोलन वाली पार्टी है। अभी शायद इनको एहसास नहीं है। ये तो ये शुक्र मनाया ये सरकार की आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थोड़ा सा बहुत सॉफ्ट है। वो मतलब कार्यकर्ताओं को भी नहीं चाहते हैं कि उन पे अनावश्यक मुकदमे हो, अनावश्यक रूप से जेल जाना पड़े। वो थोड़ा सा सरकार को एक जैसे स्पेस देने की कोशिश करते हैं कि चलो ठीक है, बातचीत से मामला नहीं, आंदोलन ना करना पड़े, इस तरह की चीजें ना करनी पड़े। लेकिन अब शायद उन्होंने अभी ट्वीट पढ़ा नहीं था, अभी हाल ही में ट्वीट जब चुनाव का परिणाम आया था तो कहा था मुट्ठी बांधो, वो आ गया था ना, मुट्ठी बांधो मुट्ठी तानो। तो तानने का मतलब मेरे ख्याल से सरकार को अभी हिंदी के अच्छे जानकार टीचरों ने बताया नहीं है। अगर समाजवादियों ने मुट्ठी तान ली ना तो इनको इनकी हैसियत पता चल जाएगी। और ये जानबूझ के विवश करना चाह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग वोकल हो जाए,
कभी आगजनी शुरू हो जाए, कहीं पे बस फूंक दी जाए, कहीं ट्रेन फूंक दी जाए। इन सब चीजों के लिए समाजवादियों को ये विवश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी संवैधानिक दायरे में रह के काम करेगी। हम इस तरह की कोई चीज नहीं करना चाहते हैं। जिस अराजकता के लिए हम विरोध कर रहे हैं, वही अराजकता करके सरकार को हम कोई मैसेज नहीं दे सकते। तो बिल्कुल। हमारा ये कहना है और पार्टी की यही बात है कि हमको संवैधानिक रूप से जो अधिकार है उसके तहत हमको पालन कराया जाए। बाकी जो आपका काम है वो आप करिए, आप वहां के लोगों की मदद करिए ना करिए, आपकी सरकार की मर्जी है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ हिंदू है, वो ईद नहीं मनाते हैं। ऐसे मतलब संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले मुख्यमंत्री के बारे में मैं क्या कहूँ। मैं हिंदू हूं, मैं ईद नहीं मनाता, लेकिन टैक्स लेता हूं। मैं हिंदू मुख्यमंत्री हूं लेकिन मुसलमानों का टैक्स लेता हूं, उन पर रेड डलवाता हूं, उन पर एनकाउंटर करवाता हूं, उनके घर गिरवा देता हूं। मैं हिंदू मुख्यमंत्री हूं, लेकिन मैं ये सब करा सकता हूं, लेकिन मैं ईद नहीं मनाता। ईद कोई मनाता नहीं है नीलू जी, कोई नहीं ईद मनाता। हम हम लोग, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, या बौद्ध हो, या सिख हो, सब एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होते हैं। हम उनकी खुशियों को बांटने की कोशिश, वो हमारी होली में आते हैं, हम उनकी ईद में जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं हिंदू हूं, मैं तो हिंदू हूं, मैं ईद नहीं मना। ये इतना बड़ा दिव्य ज्ञान, अगर इसको इस सदी का सबसे बड़ा ज्ञान कहा जाए तो कमतर नहीं होगा। इस सदी का सबसे अमृत वाणी है कि मैं हिंदू हूं, मैं ईद नहीं मनाता हूं। ये ज्ञान अगर योगी आदित्यनाथ ना देते तो इस देश का हिंदू बेचारा पता नहीं कहाँ चला जाता, पाताल लोक में चला जाता या भस्म हो जाता। सारा सारा हिंदू ज्ञान से अछूता रह जाता। ये तो कोई योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद कि उन्होंने कहा मैं हिंदू हूं, मैं ईद नहीं मनाता हूँ, लेकिन टैक्स लेता हूँ, गोलियां चलवाता हूँ, लोगों के घर गिरवाता हूँ। ये सब वो करते हैं, वो हिंदू है। ये उनको संविधान ने, शायद नागपुर के संविधान ने ये राइट दिया है। तो ये सारी चीजें ऐसे मुख्यमंत्री के सामने लड़ाई है जिसको ना तो कुछ पता है, ना कुछ आता है, ना संवैधानिक ढांचे का ज्ञान है, ना प्रशासनिक अमले को कैसे चलाना चाहिए उसकी सद्बुद्धि है। कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक चीज आता है, एग्रेशन आता है। एग्रेशन बहुत तगड़ा आता है कि मैं बहुत तेजी से गुस्सा होके मैं कुछ कहता। आज मुख्यमंत्री हो, तुम्हारा कहना मान लेंगे, कल नहीं रहोगे तो, और कहीं दूसरे को एग्रेशन आ गया, तब क्या होगा? तब आपका क्या होगा? आप किस तहखाने में बैठोगे? पुलिस यही होगी, तमाम सारे लोग यही होंगे, यही कार्यकर्ता होंगे, तब आप क्या करेंगे? तो एक संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्ति की ये जिम्मेदारी होती। अरे कम से कम मोदी जी से सीख। मोदी जी ने इतना बड़ा दंगा करवाया, गोधरा का गुजरात में इतना बड़ा कांड हुआ, लेकिन कभी मोदी जी ने कुछ बहुत नाराजगी के साथ नहीं बोला। हमेशा बड़ा सॉफ्टनेस के साथ, अगर किसी को इंटरव्यू नहीं देना है या कठिन सवाल आ गया तो उससे भी थैंक यू बोल के और माइक अपना निकाल के रखते हुए पानी पी के चले जाते। इतने समझदार हैं, उन्हीं की कॉपी कर लेते हैं। लेकिन ये तो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, मैं रेल बना दूंगा, मैं बुलेट ट्रेन बना दूंगा, मैं सद्भावना यात्रा निकाल दूंगा। तो कल को जब मुख्यमंत्री नहीं रहोगे तो दूसरा भी सद्भावना यात्रा निकाल देगा। तब आपको पता चलेगा कि मेरे कृत्य कैसे थे और आज मैं जेल के अंदर। ये होगा नीलू जी आने वाले समय। चलिए, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है संभल में, और अगर आप लोग जाएँगे तो उस पर भी हमारी निगाहें टिकी होंगी। थैंक यू वेरी मच मनोज जी फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।